मेरा ताल्लुक ज़िला मियांवाली के एक कस्बे दाऊद खैल से है। मैंने जब से होश संभाला है तो आप यकीन करें, जहां पे पाउडर, चरस और नशा बिकता था अभी तक वहीं पे बिकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नादी हूँ एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बात का मैंने जिक्र क्यों किया? इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया कि मेरे उसी कस्बे के किसान, छोटे किसान, बड़े किसान, वो रुल गए हैं खाद के लिए। लाख लानत है तुम लोगों की 76,000 वाली स्टॉक एक्सचेंज पे और ऊपर जाती मार्केट पे और तुम लोगों के डॉलरों पे। आप उधर जाकर किसानों का हाल देखें जो न सिर्फ अपना पेट भरते हैं बल्कि पूरे मुल्क को गल्ला सप्लाई करते हैं, और खासकर गंदम, और गंदम के खास दिन हैं लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही। पाउडर बहुत आसानी से मिल रहा है क्योंकि पाउडर का जो पाउडर की मंथली है या जो चरस की मंथली है या जो कुपियों की मंथली है वो तो पहुंच जाती है पुलिस के पास इन टाइम, और अगर ना पहुंचे तो वो मोबाइल लेकर छापा मार देते हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा, एक दिन मैं गया तो सुबह सुबह गाड़ियां आ गई और बड़ी जो है ना वो हटो बच्चो। तो मैंने दोस्त को कहा कि यार बड़ी सख्ती हो गई है, तो उसने मुस्कुराकर कहा कि नहीं सख्ती नहीं हुई, इस दफा शायद मंथली नहीं पहुंची या लेट हो गई है जिसकी वजह से ये गाड़ियां यहां पर जो है वो आई हुई हैं। तो कारी फायज ईसा साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब और चीफ जस्टिस भट्टी साहब, अगर इन बड़ों के अल्लो तल्लों से कोई वक्त मिल जाए तो गरीब की तरफ भी देख लें। आप लोग भी हिसाब देंगे जिन लोगों ने आपको कुर्सियों पे बिठाया है। मेरे गांव के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के गांव मेरे गांव हैं। आप किसानों से पूछें, और इतने इतने दाढ़ों वाले और दस्तारों वाले और हाजी वो जो खाद है उसको ब्लैक कर रहे हैं। तो मेहरबानी करें, कोई नजर करम जो है वो हुकूमत इस पर भी डाले और खाद को सरकारी रेट पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाए। अब पाकिस्तानी सियासत तो और उसको बाजार हुस्न का तड़का न लगे, एक किथे लिखा है, एक था ही नहीं लिखा। तो आज हम आगाज करते हैं बाजार हुस्न और सियासत। शायद ही कोई सियासतदान ऐसा होगा जो कभी बाजार हुस्न न गया हो, बल्कि किसी जालिम ने तो यहां तक लिखा कि असर हाजिर में मुक्तदर और हुक्मरान तबकात के शाही महल्लात तक जाने वाले अक्सर रास्ते शाही महल्ले से होकर गुजरते हैं। आपको राजा इंदर के अखाड़े, अयाश सलातीन की हरम सराहें, मोहम्मद शाह रंगीला का किला मुअल्ला नहीं भूला होगा। हालांकि सियासतदानों और रईसजादों ने अपनी कोशिश से उनके कारनामों को छुपाने की कोशिश की। जदीद दौर के रंगीले सियासतदानों ने फिल्मी हीरोइनों और बाजार हुस्न की हर तितली को अपने नोटों के बल बोते पर नाचता हुआ देखा। मलका तरन्नुम नूरजहां से लेकर रीमा तक शोबिस की तकरीबन तमाम परियां हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखने वाले शुरफा के इशारों पर नाचती रही हैं। अपने जराइम पर वो कभी खुफिया शादी के जरिए तो कभी दौलत के जरिए पर्दा डालते रहे हैं। दौलत का लिश्कारा देखकर नाजनीन अपने लबों को सी लेती। बाजार हुस्न की तितलियां बड़े बड़े सियासतदानों को अपना शिकार करती। यूं उनकी मार्केट वैल्यू में बेपनाह इजाफा होता। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। ये टाई कोटों में मलबूस ये इब्लीस, ये शैतान जो हम पर मुसल्लत हैं। अब चुम्मी लीग, ये वो जो है ना चल रहा है ना, और ये जो कुछ कर रहे हैं, जरा उनका पेज नंबर है 128 और किताब का नाम है पार्लिमानी मुजरे। चुम्मी लीग में क्या है? मुस्लिम लीग के मरकजी कायदीन के करतूत देखकर एक सेनेटर ने 13 अक्टूबर 1997 को अपने बयान के जरिए मुस्लिम लीग को चुम्मी लीग के एजाज से नवाजा।
चुमी लीग के मरकजी कायदीन में शेख रशीद अहमद, अलमारूफ शेख रीमा वाले ही शामिल नहीं बल्कि खुद नवाज शरीफ इसकी क़यादत करते हैं। उन्होंने मारूफ गुलकारा तारा सैयद की बदौलत अपने जोहरों को जला बख्शी और फिर आरफा सिद्दीकी तो कभी शमशाद बेगम के जरिए अपनी चुमी लीग को अफरादी कुव्वत फराम की। स्पीकर कौमी असम्बली अलाई बख्श सोमरो तक जब ये बात पहुंची तो उसने एक मुसव्वरा को सरेआम आ सीने ना लग जा ठा करके अपने आप को चुमी लीग से वाबस्ता साबित किया। अलाई बख्श सोमरो ने मुसव्वरा अफशन शुएब को अपने सीने के साथ लगाकर जहां अपनी देरीना ख्वाहिश की सरेआम तकमील की, वहीं ये भी साबित किया कि वो मैदान इश्क में अपने जौहर सरेआम दिखाने के माहिर हैं, डरने वाले नहीं, और शर्माना तो उनके करीब से होकर भी नहीं गुजरा। अलाई बख्श सोमरो ने अफशन शुएब से बोसो कनार की तो दुनिया हैरत में डूबी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने दिल ही दिल में यह भी कहा कि उनकी कायम करदा चुमी लीग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने में मसरूफ है। शहबाज शरीफ ने चुमी लीग के लिए रफीक मरासी की बहन को बतौर अफरादी कुव्वत के मुंतखब किया। मुशाहिद हुसैन ने सोचा वो क्यों पीछे रह जाए, चुनाचे उसने रीमा, रूप, मदिया शाह को चुमी लीग में शामिल किया। सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद ने आखिर में कहा, अभी तो सूरज की रोशनी में अलाई बख्श सोमरो की एक झलक अखबारात में शाई हुई है। नीम तारीक कमरों में क्या होता होगा अवाम खुद अंदाजा लगाएं। चुमी लीग कायम करके मुस्लिम लीग ने इस्लामी अहकामात की खुलेआम खिलाफ वर्जी की। अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए वो अपने चेहरे पर मशरकियत का मास्क चढ़ाकर इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का ऐलान करते हैं। ये करतूत हैं जो इमरान खान के खिलाफ मुहिम चल रही है ना, ये उसका जवाब है। यानी मेरा वीलॉग इसके लिए नहीं है, लेकिन ये उसका जवाब है कि ये इब्लीस कितने अरसे से ये कुछ कर रहे हैं। पेज नंबर है 128 और किताब का नाम है पार्लिमानी मुजरे, लिखा है डॉक्टर अख्तर नवाज खान ने, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। उसके बाद एक और भड़वा सामने आया है और वो भड़वा है इकरारुल हसन। उसने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। ये वो इकरारुल हसन है जिसने आयशा इकराम टिकटॉकर को बहन बनाया था। उसने ट्वीट किया है कि जब मरियम नवाज की किरदार कुशी होती थी तो पीटीआई वाले इंजॉय करते थे, अब इमरान खान की हो रही है तो वो बुरा क्यों मना रहे हैं। उस इकरारुल हसन भड़वे से पूछना यह था कि क्या सरकारी सतह पर जब इमरान के 3.5 साल थे, सरकारी सतह पर मरियम नवाज के साथ कुछ हुआ। मरियम नवाज की जाती जिंदगी, मरियम नवाज की शादी, मरियम नवाज की पहली बेटी, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, कोई इस किस्म का टीवी पर प्रोग्राम हुआ। कभी किसी को बुलाकर सलीम साफी ने या शाहजेब हरामजादे ने चादरें पहनाई, कभी रेहाम खान को अपनी बहन बनाया और उससे किताब छपवाई, या कभी जो है ना उन्होंने जमाइमा गोल्ड स्मिथ पर जो इन्होंने टाइलें चोरी करने का, इस लोहार खानदान को खड़े खड़े जमाइमा हर चीज समेत खरीद ले और उस पर इन्होंने इल्जाम लगाया टाइलें चोरी करने का। फिर बुशरा बीबी आ गई। तो इकरारुल हसन से पूछना था कि इमरान के दौर में कुलसूम नवाज पे कितने सरकारी प्रोग्राम हुए, नवाज शरीफ और तारा सैयद पर कितने सरकारी प्रोग्राम हुए, नवाज शरीफ और शमशाद बेगम पे कितने सरकारी प्रोग्राम हुए, नवाज शरीफ और उस पे आरफा सिद्दीकी पे कितने सरकारी प्रोग्राम हुए। तो ये हर एक वो भड़वों की दौड़ में फर्स्ट आने के चक्कर में है। सोशल मीडिया पे होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये काउंटर है। यानी वो जो कुछ कर रहे हैं और वो आपसे कर रहे हैं। इकरारुल हसन उस वक्त पैदा हुए थे जब ये बेनजीर के पोस्टर गिरा रहे थे, जब ये नुसरत भुट्टो के पोस्टर गिरा रहे थे, जब ये उनकी किरदार कुशी कर रहे थे। और इन्होंने सांदा रोड लाहौर पर एक सेल बनाया हुआ था जिसका सरबराह वो कौमी गद्दार वो हुसैन हक्कानी था। उसका काम ये था कि वो ये तस्वीरें बनाकर एडिट करके और जहाजों से लोगों के घरों में फेंकवाता। मेरे पास अभी तक 2-3 तस्वीरें पड़ी हैं, मैं यहां दिखा नहीं सकता, वरना वो मैं दिखा देता कि ये इन
इब्लीसों के कारनामे हैं। ये तस्वीरें इन्होंने गिराई थी। तो इकरारुल हसन साहब ट्वीट करने से पहले या भड़वों की दौड़ में शामिल होने से पहले थोड़ी बहुत तहकीक कर लिया करें। असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं हूं 2 टके का बंदा, मुझे किसी जो है वो चैनल का टैग नहीं लगा हुआ। आप लोगों को चैनलों के टैग लगे हुए, वरना आप इतने तुर्रम खान नहीं है, ना आप लोग इतने अफलातून हैं। आप लोगों की किस्मत अच्छी कि आप अच्छे वक्तों में चैनलों में घुस गए। अब मैं गरीब सा जो यूट्यूबर हूं, मेरी व्यूअरशिप नहीं है, मैं इतना दावा नहीं कर सकता। और क्यों नहीं है, हमारी अवाम का जो है ना वो चूंकि भेड़ चाल वाला मिजाज है, वो मुबश्शिर लुकमान की बकवास सुनते हैं, यानी जो जहान का उसमें झूठ। और वो जो सनसनी वाले वीलॉग्स हैं, रात को ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, परसों, मैं तो कभी ऐसी बात नहीं करता जिस बात का मुझे इल्म ही नहीं है। मैं तो किताबों से आपको हवाले देता हूं, अपनी रिसर्च करता हूं। कभी किसी एक वीलॉग में मेरा दावा आप साबित कर दें कि जी आपने ये कहा था कि कल ये हो जाएगा, परसों बारिश होगी, उससे अगले दिन मक्खी होंगी, मैंने तो कभी नहीं कहा। तो इन लोगों को चैनलों के टैग लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये मशहूर हैं, इनकी रोजियां भी खुली हैं, लेकिन बजाय खुदा का शुक्र अदा करने के इन्होंने भड़वों की रेस लगाई हुई है कि कौन सा पहले नंबर पे भड़वा आता है। तो इकरारुल हसन साहब, मरियम नवाज की अगर सरकारी तौर पे 3.5 साल में इमरान खान ऑपरेशन करवाता तो फिर बहुत कुछ सामने आता। जिस तरह वो खावर मानी का वो मुतमैन और ठंडा बेगैरत कर रहा है अपनी साबका बीवी के साथ, कोई ताल्लुक नहीं है शरई तौर पे उसका, समाजी तौर पे, मुआशरती तौर पे उसका क्या ताल्लुक है, उसने छोड़ दिया। कभी वो कहता है कि मुझे नौकर ने आकर बताया, बात पे गौर करना है कि वो काबिल एतराज हालत में थे दोनों, और फिर उसी जियो के प्रोग्राम में कहता है कि जब फरक गोगी ने मुझे कहा कि बुशरा बीबी को तलाक दे दें तो मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई। और ठंडा बगैरत किसी इसमें तो आप जो है ना, आप खुद देखें ना कोऑर्डिनेशन कितना है। उधर नौकर बता रहा है कि काबिल एतराज हालत में दोनों पड़े हैं, और उधर जब तलाक के लिए कहा गया तो वो कह रहा है मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई। अब इनकी किस बात का बंदा एतराज करे, लेकिन पीछे माल लगा हुआ है, पीछे माल। और हर इस चक्कर के पीछे नून लीग है, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FBI है, इन सब के पीछे नून लीग है। नून लीग पाकिस्तान का वो कैंसर है जो इसको 85 में लगा, यानी जनरल जिलानी कब्र में भी हिसाब दे रहा होगा। जनरल ज़िया साहब ने तो खैर बहुत सारी बातों का हिसाब देना है ना, वो दे रहे होंगे जो ये और MKM हमारे गले में फिट करके गए। पंजाब में इस खानदान को झोली में बिठाया और सिंध में पीपल्स पार्टी का तोड़ करने के लिए MKM को और GM सैयद को प्रमोट किया। इन सारी बातों का जनरल जिलानी और जनरल जिया ये हिसाब दे रहे होंगे। तो इकरारुल हसन साहब सरकारी तौर पर कुछ नहीं हुआ था, रेहाम खान को इन्होंने बहन बनाया था, इन्होंने किताब लिखवाई थी, और उसके बाद जमामा गोल्डस्मिथ पे इन्होंने चोरी का, टाइलों का, मैंने कहा कि खड़े खड़े इस पूरे खानदान को खरीद ले जमामा गोल्डस्मिथ। लेकिन ये आप भी भड़वों की दौड़ में शामिल हो गए हैं, आपको मुबारक हो। और चूंकि आपको चैनलों के टैग लगे हुए हैं, वरना जो बकवास आप लोग करते हैं, आपकी तो जो है ना वो फॉलोइंग 0 होती, आपको तो कोई मुंह ना लगाता। और मेरे जैसा जो गरीब यूट्यूबर है जिसकी इतनी व्यूअरशिप भी नहीं है, उसको ज्यादा प्रमोशन मिलती। लेकिन मेरी कौम का मिजाज है भेड़ चाल, वो चले जा रहे हैं जिधर जो है ना वो लोग जा रहे हैं उधर वो भी जा रहे हैं। ये बागी तो है नहीं, ये रास्ता बदल के तो चलते नहीं है कि थोड़ा रास्ता बदल दें, किसी आम बंदे को ऊपर ले आए, नहीं, ये उसी पे जाएंगे जिसके पास पहले ही संभालने को जो है ना वो जगह नहीं है, और वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, गलत जो है ना सनसनी फैलाया जा रहा है, कौम का मिजाज बिगाड़ रहा है। बहरहाल ये मेरी कौम पे डिपेंड करता है। क्लाइव स्टिफर्ड ये वकील हैं आरफा सिद्दीकी के, और इन्होंने हैरतनाक, खौफनाक, दहशतनाक इंकशाफ किया है कि 10,225 खवातीन हैं जेल में, लेकिन सबसे ज्यादा जो असमत दरी की गई, जो आबरू रेजी की गई, जो रेप किया गया बार बार, वो आफिया सिद्दीकी का किया गया। और उन्होंने आगे चलकर कहा कि तफ्तीश के दौरान भी ये हुआ, और जो है वो गार्ड्स ने भी ये किया। और अब इसका जवाब, पहले मैंने जनरल जिलानी
پھر اس کے بعد جنرل ضیاء اور اب جنرل مشرف۔ جنرل مشرف جو ہے جس نے پیسے پکڑے لوگ دینے کے، یار دنیا میں کوئی ایسی بستی دیکھی ہے کہ حکمران والد ہوتا ہے، حکمران سرپرست ہوتا ہے کہ وہ ڈالر پکڑے، وہ پیسے پکڑے اور اپنے لوگوں کو بیچے؟ عافیہ صدیقی مشرف کا جو ہے نا وہ تحفہ تھی۔ عافیہ صدیقی کو مشرف نے جو ہے وہ بٹگرام ایئرپورٹ پہ، پتنی بلگرام میرا خیال ہے بیس ہے، وہاں پہ امریکیوں کے حوالے کیا تھا۔ تو اب وہ جو مشرف کہتا تھا میں نے فلاں جنگ لڑی، فلاں جنگ لڑی ہوگی، لیکن یہ حساب کون دے گا کہ وہ کلائیو اسٹیورٹ خود جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عارفہ صدیقی کا بار بار ریپ کیا گیا ہے، اور مجال ہے کہ کسی کے کان پر جوں رینگی ہو۔ اس کے بعد زرداری نے 5 سال لگائے، اس کے بعد نواز شریف نے 5 سال لگائے، اس کے بعد عمران خان نے 3.5 سال لگائے، لیکن اتنی شدت سے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا جتنی شدت سے اس کو اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ یہ تمام کے تمام اس میں شریک ہیں۔ بس یہ ایج یا یہ ایڈوانٹیج دیا جا سکتا ہے عمران خان کو کہ عمران خان کو پورا موقع نہیں ملا، عمران خان کو کھل کر کام نہیں کرنے دیا گیا۔ یہاں امریکی پٹھو موجود تھے، یہاں امریکی مخبر موجود تھے جو ایک خبر وہ واشنگٹن میں مائک پومپیو کو پہنچا رہے تھے۔ یہ عمران کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، ورنہ زرداری نے 5 سال ڈٹ کے حکومت کی، 5 سال ایان علی کو ایوان صدر میں بیوی رکھا بقول ذوالفقار مرزا، 5 سال نواز شریف نے ڈٹ کے لگائے، 4.5 سال کے بعد نااہل ہوا، پھر 6 مہینے شاہد خاقان عباسی نے لگائے، انہوں نے پورے 5 سال لگائے۔ یہ برابر کے مجرم ہیں، انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، انہوں نے کسی انسانی حقوق کے تعاون کے پلیٹ فارم سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا، اور عارفہ صدیقی کو بھیڑیوں کے، کتوں کے، السیشنوں کے اور بلڈریے کتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تو یہ بہت خوفناک۔ اور پھر میں حیران ہوں کہ یہ ہمارے پاس یہ ایٹم بم ہے، اور یہ میں نے ایک فیس بک پہ پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے ملکوں سے بھتہ وصول کرتے دھمکی دے کر۔ لائٹ سی پوسٹ تھی کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، بجائے ایٹم بم ہماری حفاظت کرے ہم ایٹم بم کی حفاظت کرتے پھر رہے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں۔ کبھی امریکیوں سے سنا ہے کہ ان کے ایٹمی ہتھیار کتنے ہوں گے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ کبھی انڈیا سے سنا ہے جس کی مارکیٹ میں، کباڑ مارکیٹ میں یورینیم پکڑا گیا، لوگ بیچ رہے تھے آئس کریم کی طرح، ان سے سنا ہے کہ ایٹمی جو ہتھیار ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں؟ صرف یہی ہیں۔ یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ، یہ چھوٹے لوگ جو بڑے عہدوں پر پہنچ گئے، یہ بار بار کہیں گے کہ ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں ہیں، آپ ان کو محفوظ رکھیں، محفوظ ہاتھوں میں رکھیں، اپنے ساتھ قبروں میں لے جائیں، کسی کو دھمکی نہ دیں، کسی کو آنکھیں نہ دکھائیں، اور کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تو ایک جو ہے وہ امریکی ریمنڈ ڈیوس وہ کچلتا ہوا 2 پاکستانیوں کو مارتا ہوا اور منہ پہ تھوکتا ہوا یہاں پورے سسٹم کے، اور وہ چلا گیا، اور کسی کو کان پہ جوں نہ رینگی۔ تو عافیہ صدیقی صاحبہ، یعنی آپ بے فکر رہیں، بالکل ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں ہیں، ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے۔ اگر آپ انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آواز اٹھائے گا، کوئی ایٹمی ملک، کوئی جو ہے نا وہ سپہ سالار اعلیٰ، یہ ہے میں گلن ہے ڈھکودلے نے اتہار کوئی ڈنگ ٹپو پالیسی تے میری نوکری پکی ہوئے، میرے کو پینشن ٹائم تے ملے، میری بجلی فری ہوئے، میری گڑی فری ہوئے، میرا ڈرائیور فری ہوئے، میرے بچوں کو اسکالرشپ ملے، وہ باہر پڑھو، انہوں کو انگریزی آوے، وہ منہ بنا کے انگریزی بولو، پنجابیوں تو انہوں کو گھنا ہے، اردو بولنے والوں سے ان کو گھنا ہے، پاکستانی کلچر سے ان کو گھنا ہے، وہ انہی کے، یعنی ان کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہوں، ادھر ذرا مشکل وقت آیا تو امریکہ بھاگ گیا، ادھر مشکل وقت آیا تو برطانیہ بھاگ گیا، برطانیہ میں کچھ ہوا تو دبئی تو ہے ہی ہے ان کے باپ کا۔ تو عافیہ صدیقی صاحب، ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں، صرف معافی مانگ سکتے ہیں، صرف معذرت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان بغیرتوں سے، ان بے شرموں سے اگر کوئی امید لگائے بیٹھی ہیں تو اس امید کو ترک کر دیں، اور جتنی مصیبتیں آپ برداشت کر رہی ہیں بقول
क्लाइव स्टूविट, और यकीन करें कि उस अमरीकी वकील ने कहा है मैं अमरीका की तरफ से माफी मांगता हूं, मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूं, मैं अमरीकी लोगों की तरफ से माफी मांगता हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आफिया सिद्दीकी के साथ ये सलूक हो रहा है। लेकिन यहां बिल्कुल चिल है, ठंड है, उसराने जोहराने चल रहे हैं, धड़ाधड़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। मरियम साहबा ने फरमाया है अगर बल्ला इलेक्शन में हुआ तो हम इलेक्शन का बायकॉट कर देंगे, क्योंकि हमें कहा गया था कि बल्ला नहीं होगा, इमरान नहीं होगा, पीटीआई नहीं होगी, तब हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हाय शेरो, शेर एक बारी फिर, तब हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वजह लिखे नीचे, वरना लाइक करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी भी वजह लिखें कि आपने क्यों सब्सक्राइब नहीं किया। और दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया, उसकी भी वजह लिखें। और मेरी इंतहाई मोहतरम बहनें, मेरी बहुत प्यारी बेटियां और मेरी वाजिबुल एहतराम माएँ, वो जरूर अपने अंदर सियासी आगाही पैदा करें, व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद करें और इस YouTube फैमिली को, मेरी YouTube फैमिली को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ये मैं मानता हूं, मुझे किसी चैनल का टैग नहीं लगा हुआ, मैं अपने तौर पे अपने खर्चे पे वीडियो बनाता हूं, उसे सारा कुछ करता हूं, रिसर्च करता हूं, सिर्फ आप लोगों तक हालात पहुंचाने के लिए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।